हेलो एवरीवन। रेजोरेंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में यहाँ पर समझेंगे। आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया है। इस पूरे काल को अमृत काल बोला गया है। इस बार के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पूरे टाइम पीरियड को, जो हम आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं, तो इसको अमृत काल बोला गया है। लेकिन ये अमृत काल दिख कहाँ रहा है? स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में तो हमको अमृत काल दिख नहीं रहा। आए दिन होने वाले स्टिंग ऑपरेशंस हों, कई सारे मीम्स जो होते हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलते हैं। हमारे यहाँ पर ये बोला जाता है कि बच्चा सीखने से ज़्यादा रटता है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वहाँ सीखते कम हैं, रटते ज़्यादा हैं। कई लोगों का करियर केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है या वो इसलिए नौकरी नहीं कर पाते कि उन्होंने 10th के बाद गलत सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया। ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। हाँ, जो आपको दिखते हैं, जो हमको दिखते हैं, क्या ये सरकार को नहीं दिखते? सरकार को भी दिखते हैं। इसीलिए तो सरकार टाइम टू टाइम कई सारी पॉलिसीज़ लाती है। ऐसा नहीं है कि ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी पहली बार आई है। इसके पहले भी कई सारे मेजरमेंट्स सरकार द्वारा लिए गए हैं। चाहे वो 1948 में यूजीसी का गठन हो, 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनना हो, 1964 में डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन हो। इसके अलावा हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जो कि 1968 में आई थी। 1968 की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हो। इसके अलावा 1986 की दोबारा एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अब 1986 लगभग 30 साल के ऊपर हो गया, हमारी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी। समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ लागू होती है। इसलिए ज़रूरत भी थी नई एजुकेशन पॉलिसी को। इसी को ध्यान में रखकर 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई। इसके बाद इस कमेटी के बाद एक और कमेटी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी बनाई गई और के कस्तूरी रंजन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के किस सेगमेंट की बात करी गई है? क्या स्कूल सेक्टर की बात करी गई है, कि हायर एजुकेशन की बात करी गई है, कि वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई है? तो दरअसल यहाँ पर तीनों की ही बात करी गई है। इसलिए हम यहाँ पर एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन को लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या प्रोविजंस हैं? सबसे पहले तो समझते हैं स्कूल एजुकेशन, यानी आपके प्री स्कूलिंग से लेकर क्लास 12 तक का एजुकेशन का सिस्टम। अब तक क्या होता था? अब तक ये चीज़ देखी जाती थी कि बेटा, ये बोला जाता था कि बेटा आप 10th तक तो सीधे सीधे पढ़ लो, वही आपको हिंदी पढ़नी है, वही आपको इंग्लिश पढ़नी है, वही आपको एसएसटी पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, और 10th के बाद जाके अपने हिसाब से सिस्टम एडॉप्ट कर लेना, जिसको नाम दिया जाता था 10+2 सिस्टम। यहाँ पर देखो 10+2 सिस्टम, ये आपका है 10+2 सिस्टम। 10+2, 10 तक तो आप जनरल जो पढ़ते आ रहे हो, जनरल सब्जेक्ट वो, और उसके बाद आप स्पेसिफाई हो जाना। लेकिन इस सिस्टम को बदल दिया गया है और आपने काफ़ी फेमस है, एक फॉर्मूले का नाम सुना होगा, 5+3+3+4 फॉर्मूला। ये 5+3+3+4 फॉर्मूला क्या है? दरअसल ये जो हमारा जो पुराना जो प्रेजेंट सिस्टम है 10+2 सिस्टम, इस 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करेगा 5+3+4 फॉर्मूला। 5 शुरू के 5 साल, उसके नेक्स्ट 3 ईयर, देन नेक्स्ट 3 ईयर, और लास्ट स्कूलिंग के 4 साल। इस तरीके से 4 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। यहाँ पर देखिए, द क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन। फर्स्ट आपका क्लास नर्सरी टू सेकंड फाउंडेशन स्टेज, यानी ये 5 साल हो गए। इसके अलावा क्लास 3rd to 5 प्रिपरेटरी स्टेज, यानी ये आपके 3 साल हो गए। नेक्स्ट 3 ईयर दैट इज मिडिल स्टेज, एंड लास्ट 4 ईयर दैट इज सेकेंडरी स्टेज। तो यही है आपका 5+3+3+4 फॉर्मूला। अब यहां पर भी देखें, 5 साल को भी फर्दर डिवाइड करा हुआ है। आप इस चार्ट से देखिए, यहां पर यह है 5, यह है 3, 3, 4, शुरू के 5 साल। इस शुरू के 5 साल को भी शुरुआत में 5 साल को भी 2 भागों में सब डिवाइड करा हुआ है। पहले शुरू के 3 साल, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो कि हमारे प्री स्कूलिंग के नाम से जानी जाती है। आप आंगनवाड़ी चले जाइए, आप बाल वाटिका चले जाइए, आप प्ले स्कूल जाते होंगे, लोग बच्चों को प्ले स्कूल जाते देखा होगा, एलकेजी वगैरह में जाते होते देखा होगा, नर्सरी वगैरह में, तो वो शुरू के 3 साल। अब इसमें एक चीज़ खास बात है कि जब हम 10+2 सिस्टम फॉलो करते थे तो इसमें कहीं पर भी ऐसे एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं थे कि क्लास फर्स्ट में जाने के लिए उसको इतनी एज होनी चाहिए, क्लास 3 में जाने के लिए इतनी एज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस पूरे क्लासेस के सिस्टम को इंटीग्रेट करा गया है एज सिस्टम के साथ। एज सिस्टम के साथ कैसे? कि 3 साल का होगा तभी एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद 3 साल पूरे होने के बाद, यानी 6 ईयर का हो जाएगा, तभी इसको क्लास फर्स्ट में एडमिशन मिलेगा। यानी फाउंडेशन स्टेज कब पूरी होगी? जब बच्चा
न केवल ये पांचों क्लासें 5 साल यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा, बल्कि उसकी एज 8 साल भी हो जानी चाहिए। जब वो 8 साल का हो जाएगा, जब वो 5 साल यहाँ पर पढ़ लेगा, तो यानी वो इस स्टेज से सेकेंड स्टेज में चला जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा 5 से 3 में। यानी ये जो 5 वाली स्टेज है, जिसको 2 भागों में सब डिवाइड करा गया है, शुरू के 3 साल आंगनवाड़ी केंद्र, प्री स्कूलिंग, नर्सरी वगैरह ये सब, और नेक्स्ट 2 क्लास 1 एंड क्लास 2, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। यहाँ पर देखो फाउंडेशनल स्टेज, तो फाउंडेशनल स्टेज मतलब प्री स्कूलिंग, नर्सरी टू क्लास 2, और इसमें एज क्या है, एज हो जाएगी आपकी 8 साल तक। इसके बाद ये शिफ्ट कर जाएगा फाउंडेशनल स्टेज से प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब क्या हो गया, प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब हो गया 3 साल यहाँ पर ये क्लास 3rd 4th 5th, यानी क्लास 3rd 4th और 5th 3 साल ये यहाँ पर पढ़ाई करेगा। इस पीरियड में इसकी एज मिनिमम 8 साल होनी चाहिए, और जब वो स्विच करेगा तो 11 साल से ऊपर होना चाहिए। जब वो प्रिपरेटरी से मिडिल में स्विच करेगा तो वो कम से कम 11 साल का होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर क्लासेस को इंटीग्रेट करा गया है आपकी एज के साथ। ऐसा क्यों करा गया है? दरअसल कई बार कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा कम उम्र में ही ज़्यादा क्लासें पढ़ ले। कई बच्चे आपने देखे होंगे 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, और वो क्लास 12 पास कर जाते हैं। ऐसा तो तभी संभव है जब उन्हें कुछ क्लासें उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दी हो। फॉर एग्जाम्पल, सीधा बच्चे को 1 साल नर्सरी में पढ़ाया, उसके बाद सीधा क्लास 1 में डाल दिया। यदि 1 साल नर्सरी में पढ़ा के सीधा क्लास 1 में डालोगे तो नो डाउट बच्चे की एज क्या रहेगी, आपके 4 साल। ऐसा करने में बुराई क्या है? बुराई है बच्चे की लर्निंग स्किल्स डिस्टर्ब हो जाती है। जो सिस्टमेटिक फ्लो तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करा गया है, जो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं, यदि आप एक सीढ़ी की जगह एक साथ 2 सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करोगे तो नो डाउट गिरने का खतरा भी है, और आप इसे में उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो गिर सकती है। उनकी पढ़ाई जो होती है वो उसका इफेक्ट आगे पड़ सकता है। तो ऐसी सब चीज़ें नहीं हो, ऐसे लूप होल्स ना बने कि बच्चा सीधा 1 साल आपके आंगनवाड़ी में पढ़े और उसके बाद सीधा क्लास फर्स्ट में, क्लास से फर्स्ट नहीं पढ़ाई, सीधे क्लास 2 में जंप करा दिया। तो ऐसे जो जंपिंग होती थी क्लासेस की, यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एज के साथ, यदि वहाँ पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में किसी भी क्लास में आप एडमिशन लोगे, तो नो डाउट ये जो जंपिंग होती थी क्लासों की, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो ये था आपका प्रिपरेटरी स्टेज। अब जब 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ लेगा, 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब वो 11 साल का हो जाएगा। इसके अलावा वो आपके क्लास 5 पूरी कर लेगा, तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा? मिडिल स्टेज में। अगेन 3 साल मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज मतलब क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8, और ये कब होगा? ड्यूरिंग द एज बिटवीन 11 to 12, 11 से 14 साल के बीच में ऐसा देखने को मिलेगा जब वो मिडिल स्टेज में होगा। तो फर्स्ट फाउंडेशनल, देन प्रिपरेटरी, देन मिडिल। इसके बाद ये सेकेंडरी स्टेज में जंप कर जाएगा। अब सेकेंडरी स्टेज में अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज क्या थी? ओनली क्लास 11 एंड क्लास 12, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिस्टम में चेंजेज हुआ है। यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज आपकी क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाएगी। ये वो स्टेज है जब आप मैंने कहा था ना 10+2, यहाँ पर जाकर आपको स्पेसिफाई होना है। तो अब क्लास 9 से ही आपको स्पेसिफाई होना है। ये है आपका कैरिकुलम को लेकर। कैरिकुलम क्या है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो अब आपका सेकेंडरी स्टेज कब से स्टार्ट हो जाएगा? क्लास 9 से। क्लास 9 से 12 आप 4 साल यहाँ पर देखेंगे। इसमें कुछ कैरिकुलम में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, टीचर्स की ट्रेनिंग को इंश्योर करने के लिए जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उसने एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर सेट करा है, NPST। इसके अलावा एक परख नाम से, परख नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसको परख बोला जाएगा, जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में कुछ जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स करेगा, उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, NCRF लाया जाएगा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इसके अलावा कैरिकुलम फ्रेमवर्क भी लाया जाएगा। ये तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑलरेडी आ चुका है और कैरिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट भी आ चुका है। इसको यदि आपको समझना है तो आप रेजोरेंस के साथ बने रहिए। इस पर क्रेडिट फ्रेमवर्क और कैरिकुलम फ्रेमवर्क दोनों पर हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मेजरमेंट्स लिए गए हैं, NTA की बात करी गई है, ये सारी बातें। तो कई नए इनिशिएटिव्स हैं। एक तो किसी भी चीज़ को पढ़ने का 2 तरीका है। आप एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर कि नए इनिशिएटिव्स क्या हैं और पुराने में क्या चेंजेस करे गए हैं। तो पुराने में चेंजेस आपने पहला तो देख लिया कि 10+2 इज रिप्लेस बाय
5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 हो गया 5 फॉर फाउंडेशनल स्टेज, 3 प्रिपरेटरी स्टेज आपके, देन मिडिल स्टेज एंड लास्ट सेकेंडरी स्टेज। तो ये हमने 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के बारे में पढ़ा। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा अब यहाँ पर एक बात मैं कह रहा था कि आप अब जो सब्जेक्ट्स का जो अडॉप्ट करते थे, जो आप स्पेसिफाई स्टडी में घुसते थे, वो अब क्लास 11 से नहीं, क्लास 9 से ही पढ़ने लगोगे। अभी ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करा जा रहा है? दरअसल आपके जो कैरिकुलम होता है, उस कैरिकुलम में कुछ चेंजेस करे गए हैं। कैरिकुलम में क्या चेंजेस, कुछ चेंजेस करे गए हैं। अभी होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बच्चे का केस स्टडी समझाते हैं। एक बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा है, वो मैथ्स पढ़ना चाहता है, लेकिन वो साइंस नहीं पढ़ना चाहता, यानी फिजिक्स नहीं पढ़ना, उसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, उसको बायोलॉजी नहीं पढ़ना, लेकिन वो मैथ्स पढ़ना चाहता है। यदि हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ का सिस्टम ये बोलता है, प्रेजेंट सिस्टम, कि आप साइंस ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले लो। आपने साइंस ली है, आपने मैथ्स ली है, तो आपको यहाँ पर इसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में, आप उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हो। जैसे मैंने शुरू में बोला था आपको कि 10th के बाद कुछ लोग गलत सब्जेक्ट ऑप्ट करने की वजह से उनका कैरियर फेल हो जाता है। यदि जो पर्सन किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप जबरदस्ती, आपने कॉम्बिनेशन ही इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, तो नो डाउट उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट उसकी लर्निंग एबिलिटी पर पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट कम होगा। इंटरेस्ट कम होगा तो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर इनसिक्योर हो सकता है। यदि आप उसको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ने का ऑप्शन दोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट बनेगा, वो अपनी लर्निंग्स पे ध्यान देगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा, और अच्छी ग्रोथ उसकी हो सकती है। लेकिन ये प्रेजेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम अलाउ नहीं करता। आप ह्यूमैनिटीज में देख लो, आपने कभी किसी को जियोग्राफी सब्जेक्ट के साथ मैथ्स लिखते हुए देखा है? संभव ही नहीं है। आप जियोग्राफी के साथ या तो हिस्ट्री ले लो, या इकोनॉमी ले लो, या फिर पॉलिटिकल साइंस ले लो, या सोशियोलॉजी ले लो, ऐसे। तो कॉम्बिनेशंस का डिजाइन, आप आर्ट्स साइंस का कोई रिलेशन नहीं है आर्ट्स से, आर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है ह्यूमैनिटीज से, ह्यूमैनिटीज का कोई रिलेशन नहीं है साइंस से। ऐसे इस तरीके से स्पेसिफाई करा गया है। यदि किसी स्टूडेंट को एक साइंस का मैथ्स में इंटरेस्ट है और उसके साथ उसको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो उसकी लाइफ में या तो मैथ्स ही पढ़ सकता है या पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी कमी हमारे नेशनल एजुकेशन सिस्टम में थी। इस कमी को दूर किया गया है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, फ्रीडम प्रोवाइड कराई गई है। यहां पर देखिए, फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन आपका जरूरी नहीं है कि आपको साइंस के अंदर से ही लेना है, वो कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स के अंदर ही लेना है। जब आप सेकेंडरी स्टेज में एंटर करोगे, यहाँ पर ये सेकेंडरी स्टेज में एंटर करोगे, तो क्लास 9 से ही आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। ये आपका डिसीजन है कि आप साइंस का अंदर से कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो, और साइंस के साथ आप आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ये पूरा इसके लिए एक नया कैरिकुलम फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। तो उस कैरिकुलम फ्रेमवर्क की सबसे खास बात है कि एक तो ये बात बोली गई है कि इस कैरिकुलम फ्रेमवर्क में फ्रीडम ऑफ चूजिंग वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी आपको सब्जेक्ट चूज करने की इजाजत होगी। अब सब्जेक्ट में भी बात करें तो साइंस में ले दे के क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर मान लो। अब 5 में से बच्चे को 3 तो चूज करने ही है। अब उसको पसंद नहीं है, उसको 2 ही सब्जेक्ट पसंद है। यानी क्या हमारे यहाँ पर पढ़ाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक लिविंग, क्या इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? फॉरेन के स्कूलों में तो ये सब पढ़ाए जा रहे हैं, हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे? अब आप कॉलेजेस वगैरह में तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में आप कोर्सेज कराते हो, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करवा रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा करा रहे हो, तो फिर ये सब्जेक्ट आप 9, 10, 11, 12 में क्यों नहीं पढ़ा रहे? लेकिन इस कमी को भी दूर करा गया और कुछ नए सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड करे गए। यानी अब किसी स्टूडेंट को, या फॉर एग्जांपल यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो अब जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ही इंटरेस्ट शो करना पड़े, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ सकते हो। इसके अलावा आप बायोलॉजी लेते हैं, मतलब बायोलॉजी के इंटरेस्टेड हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको कोर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आप ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ बढ़ जाइए, आप होलिस्टिक हेल्थ की तरफ बढ़ जाइए। इन्वायरमेंटल साइंस एक ऑप्शन है। इसके अलावा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसके को ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, ये केवल यही नहीं है, यहाँ पर एक्सेट्रा लिख रहा है, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। डिजाइन थिंकिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है,
अब स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको मौका मिल सकता है। तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बोलती है कि आप डिसाइड करो, हम आपको पुराने ऑप्शन भी दे रहे हैं और कुछ नए सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, जो आज के सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, नो डाउट इनके रिलीवेंस है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजाइन थिंकिंग की, आपकी ऑर्गेनिक लिविंग की, इनकी भी इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोली गई है। तो कैरिकुलम को लेकर दो चेंजेस हमने यहाँ पर देखे। पहला, कैरिकुलम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, फ्रीडम प्रोवाइड कराई जा रही है सब्जेक्ट को चूज करने की। आप केवल साइंस डोमेन के ही सब्जेक्ट चूज करें, ऐसा आप बाउंडेड नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप जो सब्जेक्ट अभी चलते हैं उसके अलावा और भी सब्जेक्ट, आप नए सब्जेक्ट जो आज के प्रेजेंट टाइम में रिलीवेंस हैं, आपके जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करा गया है। यानी आपके पास नए ऑप्शन आएंगे, यानी आपके पास अब मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट ले सकते हैं। यदि आप इंटरेस्ट के सब्जेक्ट लोगे तो नो डाउट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और यदि पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो नो डाउट आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो नो डाउट आपका खुद का जो पर्सनल लाइफ है उसमें ग्रोथ अच्छी होगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, कल को आप अच्छी जगह जॉब करेंगे, या कोई भी बिजनेस, आप इकोनॉमी सेक्टर में अच्छे सब्जेक्ट चूज करते हो तो आप अच्छा स्टार्टअप में अच्छा स्टार्टअप खोल सकते हो। ऐसे कई सारे सेक्टर आपके लिए खुलेंगे। नो डाउट एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट होएगा ग्रोथ। ग्रोथ किसकी? आपकी। आपकी ग्रोथ मतलब आपके परिवार की ग्रोथ, आपके फैमिली का ग्रोथ, और मतलब आपके रीजन का ग्रोथ, आप कंट्री का ग्रोथ। यानी यदि हर पर्सन ग्रोथ करेगा, हर पर्सन ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, तो नो डाउट कंट्री में तो ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसीलिए तो बोलते हैं एजुकेशन किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि एजुकेशन की यदि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, आपके खुद को आगे बढ़ने के लिए, और आप यदि खुद आगे बढ़ोगे तो कंट्री तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट बना रहे, ऐसी व्यवस्था कैरिकुलम फ्रेमवर्क में करी गई है। इसके अलावा जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, स्पेशली जो छोटी क्लासों का कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको थोड़ा शॉर्ट करा गया है। वो जो अनावश्यक चीजें थी उसको रिड्यूस करा दिया गया है। रिड्यूस कैरिकुलम कंटेंट, उसमें जो जो चीजें स्पेशली जो चीज़ें रटने से जुड़ती थी उनको हटाने की बात करी गई है, और स्पेशली फोकस करा गया है क्रिटिकल थिंकिंग पे, फोकस करा गया है एसेंशियल लर्निंग पे। आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़े, क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े, इस चीज़ के हिसाब से जो हमारे यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्टेज था, प्रिपरेटरी स्टेज था, उसका करिकुलम डिजाइन करा जाएगा। इसके अलावा उसमें हर स्टेज पे आपको आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैसे बढ़ेगी? आप स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन को बढ़ावा दें, आप आर्ट्स इंटीग्रेटेड, इसके अलावा हैंड्स ऑन लर्निंग को बढ़ावा दें। इस तरीके से जो जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स हैं उसको भी बढ़ाने की बात कैरिकुलम में करी गई है, वो भी सभी स्टेजेस पे। आप चाहे कॉलेज में चले जाइए, आप चाहे नर्सरी में हो, आप चाहे क्लास 1 में हो, वहाँ पर आपकी लर्निंग को, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट से आप चीज़ें सीखें, उस चीज़ को बढ़ाने की बात करी गई है। उसमें अलग अलग जगह, जैसे स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपको स्कूल सेक्टर में, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्पेशली स्कूल एजुकेशन में प्रोवाइड कराई जा सकती है, जहाँ पर आप वेरियस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप अपनी लर्निंग्स को, कैपेसिटी को, अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को भी बढ़ाने की बात करी गई है। तो कैरिकुलम फ्रेमवर्क में 4 बातें थी। पहला, फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में भी कुछ नई सब्जेक्ट्स ऐड करी गई है जो कि हमने यहाँ पर देखी। इसके अलावा कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जो भी एसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने वाली बातें हैं, केवल उन्हीं को रखने की बात करी गई है। जो भी अनावश्यक चीज़ें थी उनको हटाएंगे, और इसमें एक चीज़ और, आपकी किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बढ़े, इस चीज़ को भी बढ़ावा देने की बात यहाँ पर करी गई है। तो ये कैरिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा अब बात करते हैं अब बोर्ड्स का क्या होगा। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, बोर्ड्स तो खत्म नहीं हो रहे, लेकिन कुछ नए बोर्ड जरूर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब अभी कई स्टेट्स में देखते होंगे कि 5th के बोर्ड हो रहे हैं, 8th के बोर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बातें बोली गई है। स्टूडेंट का असेसमेंट बात आ रही है। यहाँ पर स्टूडेंट को हम जज कैसे करेंगे? तो जज यहाँ पर 5 लेवल पे करा जाएगा। फर्स्ट, क्लास 3, 5th और 8th में। स्कूल एग्जाम कराए जाएंगे ग्रेड 3, 5 और 8 पे। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ पर इस लोगों को ये कंफ्यूज हो रहा है कि इस बार क्लास 3 में भी बोर्ड एग्जाम होंगे। नहीं, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंडक्टेड बट रीडिजाइन।
अलग तरीके से कराए जाएंगे क्लास 10th और 12th के। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये जैसे आपके स्कूल्स के एग्जाम होते हैं जो जनरली आप अभी देते हैं, लोग अभी देते हैं, वैसे ही होंगे। आने वाले जो बच्चे हैं उनके क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 में एग्जाम होंगे। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, लेकिन इसको कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसको कंडक्ट कराएगी। ऐसा नहीं है कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे क्लास 3 का एग्जाम कराया जा रहा है। कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकती है, वो सब टाउन लेवल पे हो सकती है, तो वो इसको कंडक्ट कराएगी। तो ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन कहाँ पर, क्लास 3, 5th और 8, जबकि बोर्ड एग्जाम्स केवल क्लास 10 और 12th पे। जो सोशल मीडियाज पे अभी चल रहा है कि क्लास 3, 5th, 8, 10th और 12th 5 बार बोर्ड होंगे, तो ऐसा नहीं है। बोर्ड का एग्जाम नहीं है ये कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसका एग्जाम करा लेगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या टाउन लेवल पे हो, एसडीएम लेवल पे हो, सब डिविजनल लेवल पे हो, तो वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन वो बोर्ड एग्जाम नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। स्पेशली एक बात जो क्लास 10th और 12th में आने वाले हैं उनके लिए, कि आप जो अभी का सिस्टम है उससे घबराएं नहीं। साफ साफ बोला गया है कि क्लास 10th और 12th का जो सिस्टम है उसे रीडिजाइन करा जाएगा। कैसे करा जाएगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, आपको अभी हाल हमने बताया था जैसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इस तरीके से अभी आपको यहाँ पर जांचा जाएगा। जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे उसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कितनी है, आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कितना सीखी, इस तरीके से नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कुछ चेंजेस आप उम्मीद कर सकते हैं, और जो कि इन्होंने बोला भी है रीडिजाइन की। इसके अलावा अब आप किसी भी बच्चे का, आप अपने घर में किसी भी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखिए, तो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या नज़र आता है? उस रिपोर्ट कार्ड में क्या नज़र आता है? पहले उसका नाम, उसके क्लास, ये सब। उसके बाद उसकी क्लासेस वाइज, उसका क्लासेस में मतलब उसकी सब्जेक्ट वाइज उसका रिपोर्ट, हिंदी में इतना आया, इंग्लिश में इतना आया, एसएसटी में इतना आया, उसमें इतना आया, फिर लास्ट में लिखा लेता है अटेंडेंस इतनी है, ये सब इतनी है। अब आप इस पे रिव्यू किस बेसिस पे कर रहे हो? उसका रिपोर्ट कार्ड रिव्यू किस बेसिस पे कर रहे हो? अटेंडेंस के बेसिस पे? वो तो आप जबरदस्ती भी भेज सकते हो स्कूल को, उस बच्चे को। आप किस बेसिस पे रिव्यू कर रहे हो? एग्जाम में नंबर के बेसिस पे? क्या जरूरी है कि अगले साल भी उसके इतने ही नंबर आएंगे, इतने ही ज्यादा? वो वेरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड्स बनते थे, जो असेसमेंट होता था, उस असेसमेंट का तरीका भी चेंज करा गया है। और असेसमेंट का तरीका इस तरीके से रखा गया है कि वहां पर मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट देखने को मिलेगा। मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट का मतलब है कि टीचर तो असेसमेंट करेगा ही करेगा, इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट की भी बात करी गई है। यहाँ पर देखिए 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड बच्चे का बन के आएगा वो मल्टी डायमेंशनल होगा, जिसमें न केवल सेल्फ असेसमेंट बल्कि पीयर असेसमेंट, कि 2 लोगों के बीच में 5 लोगों से उसको कंपेयर करते हुए टीचर असेसमेंट, टीचर का क्या असेसमेंट है, ये सारी बातें उसमें रखी जाएगी। इससे अब अटेंडेंस सिस्टम नहीं आएगा, अटेंडेंस की जगह आपका कितना क्रेडिट उसने गेन करा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या है कि अब अटेंडेंस सिस्टम की जगह एक क्रेडिट सिस्टम लाया गया है, जिसमें आपको हर 30 घंटा अटेंड करने पे एक क्रेडिट मिलेगा। तो अब उसमें अटेंडेंस की जगह क्रेडिट सिस्टम आएगा। कुछ जैसे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट ऐड होंगे तो वो सब होगा। इसके अलावा हमने ये ऑलरेडी देख ही लिया कि जो भी रिपोर्ट कार्ड बनेगी उसके 3 पार्ट होंगे, एक सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट। तो आपका 3 मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग लेवल पे उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, अलग अलग लेवल पे उसका परफॉर्मेंस जांचा जाएगा, न कि केवल मार्क्स के बेसिस पे, न कि केवल अटेंडेंस के बेसिस पे। तो अब आपको जो रिपोर्ट कार्ड जो स्कूल इशू करते हैं वो भी अब चेंजेस हो जाएंगे। तो स्कूल एजुकेशन में कुछ चेंजेस इस तरीके से देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज, लोग अपनी लैंग्वेज, स्पेशली जो मदर टंग लैंग्वेज होती है, अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, यदि कोई पर्सन वो बोलता है तो उसको शर्म बोलती है। देखो ये तो गांव की या देसी भाषा बोल रहा है, लोग उस पर शर्म करते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि लैंग्वेज हमारी डाइवर्सिटी का एक पार्ट है। जापान के लोग जापानीज ही बोलते हैं, फ्रांस के लोग फ्रेंच ही बोलते हैं, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर शर्म आती है। गवर्नमेंट इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट शुरू से ही जो मदर टंग लैंग्वेजेस है, जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो आपकी होम लैंग्वेजेस है, जो आपके रीजन में चलती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग चलती है, तो उनको प्रमोट करने की बात यहाँ पर करी गई है। अब ये प्रमोट कैसे करें? यदि बच्चे को शुरुआती एजुकेशन, सबसे अच्छे बच्चा कब सीख पाएगा? एक फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा बच्चा कब, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कब जनरेट होगी? आप उससे घर में तो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बात करें, यदि आप जोधपुर से हैं, जोधपुर में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है आपकी मारवाड़ी। अब बच्चा घर में है तो घर में तो सब लोग मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, जैसे ही स्कूल में जाता है वहाँ सब फुल इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। उसको खुद को समझ में नहीं आता। वो 4 साल, 3 साल, 5 साल का बच्चा
उसको एक तरफ घर में जाता है तो वहाँ पर सब लोग मारवाड़ी बोल रहे हैं, और जब आपके स्कूल में आते हैं तो इंग्लिश बोलने लगते हैं या केवल हिंदी बोलने लगते हैं। तो क्या मारवाड़ी नहीं बोली जा सकती? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज में आप कुछ चीज़ नहीं सीख सकते? क्या लोकल लैंग्वेज में चीज़ें कम समझ में आती है? बल्कि उल्टा ज़्यादा समझ में आती है। आपको कई बार आप बोलते हो ना, यार देसी भाषा में समझाओ तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या ये चीज़ बच्चों पे लागू नहीं होती? ये चीज़ बच्चों पे भी लागू होती है। यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं बने, लर्निंग में लैंग्वेज बैरियर नहीं बने, इस चीज को इंश्योर करने के लिए नेशनल एजुकेशन 2020 में यह बात बोली गई है कि आप 5th क्लास तक अप टू ग्रेड 5 जो भी हम प्रिफर करेंगे, हम मतलब हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस देंगे हमारी होम लैंग्वेज को, हमारी मदर टंग लैंग्वेज को, हमारी लोकल लैंग्वेजेस को। जैसे जोधपुर में है तो मारवाड़ी आ जाएगी, इसके अलावा आप कोटा में है तो यहाँ पर हाड़ौती का थोड़ा बहुत लैंग्वेज का देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज में उसकी लर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। यदि उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी उसकी कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो, बच्चों का मतलब एक तरीके से आप ब्रेन डेवलप कर रहे हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये सब बातें बोली गई है। अब मैंने अभी बोला था लोग शर्म करते हैं अपनी मदर टंग में बात करने के लिए, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करने में शर्म करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंग्वेज को कभी हमने प्रमोट करा ही नहीं। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि बच्चे अब तक जो हुआ ठीक है, लेकिन आने वाले बच्चे इसको पॉजिटिव तरीके से लें। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंडर एक प्रोग्राम यहाँ पर लैंग्वेज डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एक लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक फन प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कराई जाएगी। तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया फन प्रोजेक्ट, लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक जो कि एक फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी कराई जाएगी, जिसमें हमारी जो भी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है उसको बताया जाएगा अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत। तो द लैंग्वेज ऑफ इंडिया ए फन प्रोजेक्ट और एक्टिविटी टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। इसके अलावा जो अभी जो सिस्टम चलता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो वैसा का वैसा बना रहेगा। तो क्या बना रहेगा? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वैसा का वैसा बना रहेगा। जैसे आपको कोई भी लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे तो उसको बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अभी ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है, आप हिंदी लोगे, इंग्लिश लोगे, इसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट आपको दे देते हैं, आप उर्दू ले लो या संस्कृत ले लो। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो, अब ऐसे तो तमिल भी तो एक लैंग्वेज है, तेलुगु भी एक लैंग्वेज है, कि नॉर्थ इंडिया में कौन से स्कूल में आपको तमिल या तेलुगु सीखने को मिल रही है, साउथ इंडिया के कौन से स्कूल में आपको हिंदी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। बहुत सारे स्कूल हैं, स्पेशली जो छोटे स्कूल हैं, वहाँ हिंदी नहीं सिखाई जाती, जबकि हिंदी हमारी एक तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। कई स्टेट में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उनको हिंदी नहीं सिखाई जाती। आपको नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, शायद ही कोई स्कूल मिलेगा जहाँ पर आप खुद इंटरेस्टेड हो तमिल लैंग्वेज सीखने में, आप इंटरेस्टेड हो तेलुगु लैंग्वेज सीखने में, आप इंटरेस्टेड हो कन्नड़ लैंग्वेज सीखने में, लेकिन उसको सिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लेकिन अब बात बोली गई है कि स्पेशली जो हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज में 6 लैंग्वेज कवर होती है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, इन 6 लैंग्वेज, और इसके अलावा 3 और लैंग्वेज, पाली, पर्शियन और प्राकृत, पर्शियन, पाली, और ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज, इनको काफ़ी वाइडली एज ए ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी आने वाले टाइम में एक बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि 3 लैंग्वेज में तमिल सीखना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया के स्कूलों में। जो साउथ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि वो हिंदी सीखना चाहते हैं, यदि वो ओडिया सीखना चाहते हैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट यदि मलयालम सीखना चाहता है, कन्नड़ लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो वो सीख पाएगा। स्पेशली ये जो 9 लैंग्वेजेस हैं, इनको काफ़ी वाइडली प्रमोट करा जाएगा एज ए ऑप्शन एज इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। तो अब जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो बांध दिया जाता था इंग्लिश, हिंदी, वो सब उससे हम फ्री होंगे। अगेन यहाँ पर भी हमको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। जिस तरीके से करिकुलम फेयरबैंक में हमको हमारे सब्जेक्ट हमारे खुद के क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, इसके आज़ादी दी थी, यहाँ पर एक और आज़ादी दी गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। कुछ नए लैंग्वेजेस को एज ए प्रमोट करने की बात यहाँ पर करी गई है। तो ये आपका मदर टंग में था। ये पूरा जो सिस्टम था, हमने अब तक जो चल रहा था, ये पूरा जो हमने चीज़ पढ़ी या समझी, वो थी
स्कूल एजुकेशन पे। मैंने कहा था इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न केवल स्कूल एजुकेशन से डील करती है, बल्कि यहाँ पर बात हायर एजुकेशन की भी करी गई है। हायर एजुकेशन मतलब क्लास 12 के बाद क्या होगा या क्लास 12 के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, हायर एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं NEP 2020 में। पहली बात तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कॉलेजेस के फोटो हैं। ये कॉलेज फोटो किसका है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ का है। यूनिवर्सिटीज़ को भी 3 तरीके से डिवाइड करा गया है। एक वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि रिसर्च को प्रमोट करती है, इक्वल फोकस ऑन रिसर्च एंड टीचिंग, रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज़, और जो जहाँ से आपको डिग्री मिलती है ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। तो यहाँ पर जो हमारे जो सिस्टम है उसको क्लासिफाई करा गया है, या यूं बोलें कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्लियरिटी करी गई है कि आप जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वो क्या रिसर्च यूनिवर्सिटी है, क्या टीचिंग यूनिवर्सिटी है, या ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। तो यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी कंसोलिडेटेड इनटू द 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, टीचिंग यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। इसके अलावा कुछ और चेंजेस, एक पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन, इन दो को छोड़कर जितने भी एजुकेशन है, एजुकेशनल पार्ट हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के, उन सबको रेगुलेट करेगी, यानी एक अम्ब्रेला बॉडी है। तो ये क्या हो गई, एक अम्ब्रेला बॉडी। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला बॉडी जो कि रेगुलेट करेगी एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, जिनको रेगुलेट करने के लिए सेपरेट बॉडी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, ये सब। इसके अलावा जैसे रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को अलग करा गया, तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक NRF बनाया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो एक NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ IITs की तरफ बढ़े, IITs की तरह आगे बढ़े, हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ IIMs की तरह, IISc की तरफ बढ़े, उनकी भी रैंकिंग, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस QS वर्ल्ड रैंकिंग में आए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, यानी जो हमारे जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको IIT IIM के तर्ज पे डेवलप करा जाएगा, मल्टी फंक्शनिंग के लेवल पे वहाँ पर रिसर्च को प्रमोट करा जाएगा, ये बात करी गई है, ताकि QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आएँ, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आए। ये ग्राफ ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। हायर स्कूल एजुकेशन में तो ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है, लोग चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, नो डाउट अपना स्कूल अटेंड कर लेते हैं। उसके बाद एक दिक्कत ये आती है कि कई लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है। यानी हायर एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन, स्कूलों की कंपेयर में हायर एजुकेशन यानी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग कम देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं एनरोलमेंट कम होता है। तो यहाँ पर एनरोलमेंट कम क्यों होता है, उसके अलग अलग रीजन है। कई बार लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, कई बार लोग अपनी जेब भरने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसके मल्टीपल रीजन्स हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे एनरोलमेंट क्या होता है। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन आप समझ रहे होंगे अब, यानी 12th के बाद जो ग्रेजुएशन वगैरह के लिए जाते हैं, अपॉन नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन दी एज ऑफ 18 to 23 ईयर। अरे यही तो साल है, 5 साल, जब बच्चा, कोई भी स्टूडेंट आपका हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है, वो 18 से 23 साल के बीच में होता है। तो ये आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। 18 से 23 साल के बीच के टोटल पॉपुलेशन में से कितने बच्चे हायर एजुकेशन सेक्टर में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी कॉलेजेज में, या किसी डिप्लोमा कोर्सेज में, किसी भी हायर एजुकेशन की डिग्री के लिए, रिसर्च के लिए कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका कितना रेशो है। अब तक ये रेशो, क्योंकि के कस्तूरी रंजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये रिपोर्ट आई है, जो कि 2019 में बनी थी, तो उसने 2018 का डाटा लिया था। 2019 की कमेटी ने 2018 का डाटा लिया था, तो यानी वो था हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 26.3%। इसका मतलब ये हुआ कि 18 से 23 साल के यदि 100 लोग हैं, तो केवल 26 लोग ही आपके कहाँ जा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं।
ये एक बड़ा बात यहाँ पर है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कि 26.3% था, इसको बढ़ाने की बात करी गई है। बढ़ाने की बात करी गई है तो आप अब समझ गए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कॉलेजेस में आएँ, कॉलेजेस की पढ़ाई करें, रिसर्च में आगे बढ़ें, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएँ। वो केवल 10th और 12th के बाद ड्रॉप नहीं कर दें अपनी पढ़ाई, वो अपनी बाकायदा डिग्री लें। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए है आपके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट रखा गया है। ये देखो 2018 में 26.3% था, इसको 2035 तक 50% लाने की बात करी गई है। यानी हर 2 में से 1 पर्सन अपना हायर एजुकेशन सेक्टर में एडमिशन ले और अपना डिग्री वगैरह जो भी कोर्स वो करना चाहता है वो कंप्लीट करे। हर 2 में से 1, 50% का मतलब ये हुआ। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, द एम विल बी टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन में तो ये ज़्यादा है, 50% के ऊपर है, क्योंकि बच्चे होते हैं, काम करने कोई देता नहीं है तो वो तब तक पढ़ लेते हैं। लड़कियां होती है तब तक कोई दिक्कत होती नहीं है तो उनको पढ़ा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह में, तो लोगों में डर होता है तो वो लड़कियों को नहीं पढ़ाने देते। कुछ लोगों में रोजगार का या कमाने का दबाव होता है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ लोगों का ट्रांसपोर्ट का इशू आता है, दूर दूर तक कॉलेज नहीं होते हैं गाँव के लोगों के लिए, वो ऐसे ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, खेती में लग जाते हैं। तो हायर एजुकेशन सेक्टर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% बढ़ाने की बात करी गई है। ये ग्राफ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें शो कर रहा है। इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड हर साल GER के बढ़ने की बात यहाँ पर करी गई है। आगे बात करते हैं। कई बार होता है, आपने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, इस पूरी होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, एक लड़का है वो BA कर रहा है, फिर उसको पता चलता है कि BA से मुझे क्या मिलेगा, BA से मुझे डिग्री मिलेगी। अब वो टेंशन में है, वो BA फर्स्ट ईयर में है, वो टेंशन में है कि BA से मुझे क्या मिलेगा, BA से मुझे डिग्री मिलेगी। BA से मुझे क्या नहीं मिल रहा, BA से मुझे जॉब मिलने के चांसेस कम है। मिल सकती है, मैं ये इस चीज का मना नहीं कर रहा हूं कि BA से जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन चांसेस कम है। वो ये सोच रहा है कि काश मैं कोई वोकेशनल एजुकेशन कर लेता, काश मैं कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लेता, काश मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या ब्रिज कोर्स ज्वाइन कर लेता जिसमें मेरी ट्रेनिंग हो जाती और फिर बाद में मैं कोई सा भी सेक्टर में लग जाता। लेकिन वो उसको क्या डर है, यदि मैं स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए 6 महीने या 1 साल के लिए गया, वोकेशनल एजुकेशन के लिए 8 महीने 10 महीने के लिए गया, ब्रिज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किसी ब्रिज कोर्स के लिए मैं गया, तो मेरा BA का कोर्स छूट जाएगा। मैं फर्स्ट ईयर तो पास कर लूंगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा ना, तो मैं सेकंड ईयर, यानी मेरा सेकंड ईयर छूट जाएगा, मेरा 1 साल का गैप आ जाएगा। तो फिर वो क्या, उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके दिमाग में या तो अफसोस आएगा कि काश मैं वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कोर्स ही कर लेता BA की जगह, या फिर उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं इस साल सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं देता हूँ, अब अगले साल देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं, पहले अपनी जेब बढ़ने का, पहले अपनी रोजी रोटी का देख लेते हैं, डिग्री तो बाद में ले लेंगे। या फिर उसके पास पैसे का इंतजाम होगा तो वो क्या सोचेगा, अरे पहले 3 साल, अब 1 साल तो हो ही गया, अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन कर लेंगे। तो वो 3 साल तक वो जो लड़का है, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो दबाव में रहता है, वो डायलेमा में रहता है कि BA ठीक था कि स्किल डेवलपमेंट ठीक था। उसकी नज़र में दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्किल डेवलपमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। BA आपको इज्जत दिलाएगी, डिग्री आपको इज्जत दिलाएगी, डिग्री आपको एक एजुकेटेड पर्सन मिलाएगी, स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन आपकी रोजी रोटी को इंश्योर करेगी, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में इसकी सबसे खूबसूरत जो लगी, एजुकेशन पॉलिसी में मुझे जो चीज़ लगी वो है कि आप BA है, आपको वोकेशनल एजुकेशन अभी करनी है, आप कर लो, आपका ना तो सेकंड ईयर बर्बाद हो रहा, ना थर्ड ईयर बर्बाद हो रहा। आप यदि फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सेकंड ईयर मत करो, आप वोकेशनल एजुकेशन के लिए चले जाओ। आपके वोकेशनल एजुकेशन की भी तो इंपॉर्टेंस है, यदि आप वोकेशनल एजुकेशन की भी इंपॉर्टेंस है, आप वोकेशनल एजुकेशन कर लीजिए, आप किसी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर लीजिए और लैंग्वेजेस के कोई कोर्स, इसके साथ लैंग्वेजेस का कोर्स कर लीजिए। आपको BA का सेकेंड ईयर में बैठने की जरूरत नहीं है, हम सीधे थर्ड ईयर में एडमिशन दिला देंगे। ऐसा कैसे हो पा रहा है, ये हो पा रहा है क्रेडिट सिस्टम की वजह से। अब यदि आपको क्रेडिट सिस्टम पढ़ना है तो आप NCRF पर हमारा एक वीडियो आएगा या अपलोड हो गया होगा, आप वहाँ पर नेशनल क्रेडिट सिस्टम पढ़िए। तो आपने BA फर्स्ट ईयर, उसने फर्स्ट ईयर पास करा, अब वो सेकेंड ईयर नहीं कर जा रहा, उसने एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोर्स कर लिया,
मशीनें सही करने का या कोई भी, ताकि उसको फ्यूचर में वो सिक्योर हो सके कि मेरे को उससे नौकरी मिल जाएगी। और उसने साथ में लैंग्वेजेस का कोई कोर्स कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स कर लिया, ब्रिज कोर्स कर लिया। तो उसके बाद यहाँ से सेकेंड ईयर, अब जब वो वापस आएगा ये सब काम करके, तो उसको एजुकेशन पॉलिसी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सीधे थर्ड ईयर में एडमिशन की, यदि उसने इस दौरान उतने क्रेडिट गेन कर लिए, उतना क्रेडिट गेन कर लिया जिसको जितना बीए सेकेंड ईयर में रिक्वायर्ड था। तो उसको कंडीशन सुनिए, उसने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और लैंग्वेजेस के थ्रू उतने क्रेडिट गेन कर लिए जो कि बीए सेकेंड ईयर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट था, तो उसको सीधे थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यानी 3 साल के भीतर उसका बीए भी हो गया और उसका जो स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स था, जो ब्रिज कोर्स था, वो भी कंप्लीट हो गया। अरे बीए के एग्जाम में आप क्या देते हो? बीए के एग्जाम में आप आपके डोमेन के सब्जेक्ट देते हो और लैंग्वेज। आप कभी भी बीए का जो एग्जाम है उसका शेड्यूल देखना, आपके लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उसके पेपर होते हैं। आपने लैंग्वेज का एक ब्रिज कोर्स कर लिया, यानी आप वो पढ़ाई बीए के सेकेंड ईयर में करो या यहाँ पर करो, आपने लैंग्वेज सीखनी थी ना। एजुकेशन पॉलिसी बात लर्निंग की करती है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई तो फिर उसको क्या मतलब है? आपने आपके डोमेन सब्जेक्ट की जगह कुछ और पढ़ लिया, लेकिन आपने लर्निंग तो सीखी ना। बात यहाँ पर लर्निंग की है, बात आपको बांधने की नहीं है। आपको बीए से बांधा जाए ये जरूरी नहीं है, आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बांधे ऐसा जरूरी नहीं है। बात है यहाँ पर लर्निंग की। यदि वो लर्निंग यहाँ से इंश्योर हो रही है और यदि वो लर्निंग जितनी यहाँ पर हुई वो बीए सेकेंड ईयर के बराबर है, तो नो डाउट ये फर्स्ट आपका सीधा कहाँ चला जाएगा? थर्ड में। और ये सारी व्यवस्था कहाँ करी गई है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में, जिस पर हमारा स्पेसिफाई वीडियो है। दरअसल ये क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कूल सिस्टम में भी लगता है, तो ये काफ़ी डिटेल में जाएगा। लगभग इस पर आपको आधा घंटे तक आपको समझाना पड़ेगा कि क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्योंकि स्कूल में भी है, वोकेशनल लेवल पे भी है और ये फिर आपके हायर एजुकेशन में भी है। तो ये क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में हमने पढ़ा। अब ये पूरा सिस्टम आपको किससे पता चलेगा कि मैं कल को वहाँ चला गया? आप एक डाउट यहाँ पर आप लोगों को आ सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप सेकेंड ईयर में वोकेशनल एजुकेशन के लिए गए? अब कोई भी 2 कॉलेजेस आपस में जुड़े हुए तो होते नहीं हैं। दरअसल इसके लिए आपने बोला कि उतने क्रेडिट आपने वहाँ पर गेन कर लिए तो आपको सीधे थर्ड ईयर में, ये क्रेडिट का पता कहाँ चलेगा? इसके लिए भी एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है इसमें आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। आपने 5th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास से क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट होगा। आपने 5th क्लास में, 6th क्लास में कितने क्रेडिट गेन करे वो सारा रिकॉर्ड आपके यहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल बीए फर्स्ट ईयर में आपने कितने क्रेडिट गेन करे, बीए सेकेंड ईयर में आपने आप सेकेंड ईयर में तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा था वो लड़का, लेकिन उसके स्किल प्रोग्राम में कितने करे, लैंग्वेज कोर्स में कितने करे, वो वहाँ पर आ जाएगा। और यदि वो बीए सेकेंड ईयर के बराबर है तो थर्ड ईयर। तो इसके लिए एक एबीसी बनाया जाएगा। एबीसी मीन्स ए फॉर एकेडमिक, बी फॉर बैंक एंड क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसमें बनाया जाएगा। तो हायर एजुकेशन सेक्टर में आप अपने डिग्री प्रोग्राम या और जो आपके जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वोकेशनल प्रोग्राम है, ब्रिज कोर्सेज हैं, उनको भी आपस में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत खूबसूरती से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिज़ाइन करी गई है। बात करें रेगुलेशन की, अभी आपको कई लोग बोलते हैं अरे सरकारी कॉलेज तो ऐसे ही हैं, वहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत ऐसा है, वो पहन के जाओ, ड्रेस पहन के जाओ, वहाँ नहीं निकल सकते। प्राइवेट कॉलेजेस में तो टाइम ज़्यादा है, सरकारी कॉलेजेस का टाइम अलग है। अब ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट साफ बोलता है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, उनको सेम लेवल से रेगुलेट करा जाएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन। ये सब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये सब जो होंगे वो एक सिमिलर होंगे। यदि सिमिलर होंगे तो नो डाउट प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ का सिस्टम एक सिमिलर होगा। और ये जो कंफ्यूज क्रिएट होता है या बच्चे के बीच में ये जो मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी कॉलेज अच्छा है, वहाँ रूल रेगुलेशन कम है, प्राइवेट कॉलेज ऐसा है, सरकारी कॉलेज उसके कंपेयर में ऐसा है, तो वो सब नहीं चलेगा। इसके अलावा इंटरनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे शायद ही कोई चुनिंदा आईआईएससी, आईआईटी मद्रास जैसे कुछ हैं जिनकी अच्छी रैंक आ पाती है। हमारे यहाँ पर एक चीज़ की कमी है। मैं आपको शुरुआत में वीडियो के लेक्चर में बता रहा था कि अमृत काल में अमृत आपका एजुकेशन सेक्टर में कहाँ दिखता है। स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसको ऑक्सफोर्ड की तरह हो,
आपकी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरह हो। हमारे पास शायद ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ हो। हमारे यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं तो केवल अफ्रीका के कुछ लोग पढ़ने आ जाते हैं, या ऐसे जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ से कुछ लोग पढ़ने आते हैं। क्या आपने कभी किसी अमेरिकन को, क्या आपने कभी किसी यूके के पर्सन को यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने या रिसर्च करने आते हुए देखा? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस लेख है, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं वो भी काफ़ी कम है। तो उस सब चीज़ को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस करा गया है। सबसे पहली बात, जो हमारे यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल आपके जेएनयू में, आईआईएससी में, यदि कोई भी कॉलेज जहाँ पर कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो, इसके लिए एक आईएसओ खोला जाएगा। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस। वो ये जो आईएसओ होगा उस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए, ये पूरे इंडिया के लिए एक नहीं है, यहाँ पर नोटिस करने वाली है, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक ऑफिस या उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एड्रेस करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस खोला जाएगा। तो ये एक बात थी। इसके अलावा हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, जैसे आपका आईआईएससी है, कुछ आईआईटीज़ वगैरह है, जेएनयू है, बिट्स, तो ये जो हैं आपके फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर अपने कैंपस खोलें। हायर परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ विल बी इनकरेज टू सेट द कैंपस इन अदर कंट्रीज़। इसी तरीके से वर्ल्ड की जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना कोई ब्रांच या फिर अपनी कोई सब पार्ट, कोई ब्रांच टाइप में, कोई भी जो 100 यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पर आएँ, कोई भी रिसर्च का प्रोग्राम करें, कोई भी सेमिनार्स वगैरह चलाएं या ब्रिज कोर्सेज चलाएं। तो एक्सचेंज की बात करी गई है कि हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे कंट्री में फैलें, और हमारे जो वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, रिसर्च प्रोग्राम कराएं, ब्रिज कोर्सेज कराएं, स्किल प्रोग्राम कराएं, वो सब। इसके अलावा कहीं एक होता, ये तो हो गया यूनिवर्सिटीज़ का एक्सचेंज, हमारी यूनिवर्सिटी बाहर जाए, बाहर की यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है। इसके अलावा हमारे जो कैपेबल जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, जो आर&डी में अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर आर&डी के लिए बाहर भी जा सकते हैं। अब आर&डी के लिए बाहर जा सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, इसकी बात करी गई है। तो न केवल कैंपस के या यूनिवर्सिटीज़ का प्रमोट करने की, बल्कि आर&डी सेक्टर में अच्छे करने वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने की बात यहाँ पर करी गई है। आप अच्छा आर&डी करो, आप अच्छा रिसर्च की कैपेसिटी रखते हो, तो नो डाउट ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद आपको ईजिली फैसिलिटी मिलेगी। बाहर के किसी जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में, कैम्ब्रिज में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इजीली चले जाओगे। आप वहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई रुकेगी भी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, क्योंकि अब क्या आ रहा है, क्रेडिट सिस्टम। आप नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में चले जाओगे तो आप वहाँ पर जो रिसर्च करोगे तो उस रिसर्च पे आपको क्रेडिट मिलेंगे, वो क्रेडिट से आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाई चल रही होगी वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो क्रेडिट एक्वायर्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी परमिटेड वेयर अप्रोप्रिएट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बी कंडक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ ए डिग्री। यानी उस रिसर्च प्रोग्राम के बेसिस पे, उस ब्रिज कोर्सेज के बेसिस पे आपको किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यदि आपने वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर&डी करा है या परफॉर्मेंस दिया है, उसके बेसिस पे आपको डिग्री भी मिल सकती है। आपने डिग्री कोर्स ज्वाइन नहीं करा लेकिन आपको डिग्री मिल सकती है, क्योंकि आपने वहाँ पर जो आर&डी करा है उससे आपने क्रेडिट गेन करे हैं, जो कि किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए नेसेसरी हैं। तो उसके बेसिस पे आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस में डिग्री भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे कैंपस बाहर जाएंगे, बाहर के कैंपस हमारे यहाँ पर आएंगे, तो आपको उनको फ्री में ज़मीन वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप आर&डी के लिए लोगों को बाहर भेज रहे हो, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और क्या पैसे का भी व्यवस्था करी है? जी हाँ, इसके लिए कुछ मनी प्रोविजंस भी करे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना दोनों मिलके अपना जो जीडीपी का जो 6% पैसा है वो केवल एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने पे लगाएंगे। इसके अलावा बात करी गई है 100% यूथ लिटरेसी की। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था। पढ़ाई अलग चीज़ है और एजुकेटेड होना अलग चीज़ है और लिटरेट होना अलग चीज़ है। 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी, जबकि 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दो बात तो हो गई। थर्ड,
एप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये पिक्चर है काई की ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नेग्लेक्ट नहीं करा गया है। उसमें भी सारे लेवल पे, हर स्टेजेस पे, क्लास फाउंडेशन स्टेज से लेकर हायर एजुकेशन पीएचडी तक सब जगह टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके ऑनलाइन एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी, ऑनलाइन एजुकेशन में। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी यहाँ पर प्रमोट करने की बात करी गई है। यानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक का, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक का, आपके स्किल प्रोग्राम का, हर सेगमेंट को यहाँ पर कवर करा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने, ताकि हमारे देश की व्यवस्था बदल जाए। और जब हम 2047 तक, जब तक हम देश की आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे एटलीस्ट, तब तक हम एक अच्छे एजुकेटेड कंट्री के रूप में आगे बढ़ें। हमारी लिटरेसी, न केवल लिटरेसी बल्कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 90% के ऊपर चला जाए। जबकि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप करें, ऐसा हो पाए, इसी चीज़ को, इसी एम के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। ये इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे हमने कवर करे। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात जाननी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या मेल ID के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।